Hello students welcome to our online platform. Myself engineer PP sir, your physics mentor. So students previous lecture में अपन ने बात करी थी कि किस तरीके से हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सरफेसेज के लिए, किस तरीके से अपन विभव और विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं बच्चों अलग अलग स्थितियों में। ये अपन ने पिछले अपने लेक्चर में देखा था। तो आज के लेक्चर में अपन बात करते हैं कि क्या किस तरीके से आवेश की संतुलन की स्थिति होती है विद्युत क्षेत्र में और किस तरीके से विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र में आवेश का संतुलन। तो विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है वो किस तरीके से संतुलित होता है, तो देखिए बच्चों, इसमें मान लिया कि भाई कोई क्यू आवेश का कण है वो किसी ई विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र के कारण से तो उस पर बल लग गया, क्या F इज इक्वल टू क्यू ई। और अब आवेशित कण है तो उसका कुछ ना कुछ होगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की वजह से बच्चों उस पर भार होगा एक F इज इक्वल टू एम जी। तो एक लग गया उस पर भार। तो मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है कोई आपका, जैसे दो कंडीशंस की यहां पर अपन बात करते हैं। यहां पर बोल दिया भाई विद्युत क्षेत्र है ऊपर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र यदि ऊपर की ओर है तो ऊपर की तरफ बल लग जाएगा यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू ई, और नीचे की ओर लग जाएगा बच्चों इस आवेशित कण पे भार इसका एम जी। तो संतुलन स्थिति में क्या होगा यहाँ पर कि इसके भार को संतुलित करेगा इस पर विद्युत आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की वजह से, मतलब क्यू ई। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, तो बच्चों यहां पर देखिए एमजी भी नीचे की तरफ और विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल हुआ वो क्यू ई भी एमजी नीचे की तरफ। तीसरी कंडीशन ये देखिए, अगर ये यहां पर बोलता है कि भाई विद्युत क्षेत्र है ऊपर की तरफ, तो इस तरीके से दो आपको प्लेटें दी जा सकती है, एक प्लेट पे धनावेश एक प्लेट पे ऋणावेश। तो दोनों के बीच में दूरी डी है तो विभवांतर उत्पन्न हो गया यहाँ पर वी ई विद्युत क्षेत्र में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वापस से कंडीशन बन गई एम जी इज इक्वल टू क्यू ई। तो क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, आपको विभवांतर पूछा जा सकता है। क्यू की बात करें तो बच्चों क्यू को आप बोल सकते हो एन इंटू स्मॉल ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। ई इज इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन डी। तो ई इज इक्वल टू आपने जैसे ही वी अपॉन डी रखा तो ये एन ई वी अपॉन डी विभवांतर आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। तो ये चीजें होती है संतुलन स्थिति में। चलिए इसी तरीके से बात करते हैं। और तो संतुलन की स्थिति में क्या ध्यान रखना है कि इसके भार को संतुलित कर रहा है इस पे विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल क्यू ई। उपरोक्त स्थितियों में यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा अचानक विपरीत कर दी जाए तो उस क्षण आवेशित कण का त्वरण होगा बच्चों ए इज इक्वल टू टू जी। यदि हम ये बोल दें कि भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अचानक विपरीत कर दी जाए, पहले ऊपर था और अब फिर से नीचे कर दिया जाए, तो बच्चों यहाँ पर त्वरण में जो परिवर्तन है वो कितना होगा टू जी। क्योंकि ऊपर की तरफ हम बात करें तो ऊपर की तरफ त्वरण हो गया माइनस जी, नीचे की तरफ बात करें जी। तो अगर इसकी दिशा अचानक से परिवर्तित कर दी जाए तो इसमें परिवर्तन कितना हो गया टू जी। द्रव्यमान रहित धागे से लटका हुआ आवेशित कण। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन अपन बात कर लेते हैं। मान लो कोई एक धागा है आपके पास जिसका जो द्रव्यमान है वो नगण्य है। तो नगण्य द्रव्यमान के किसी धागे से किसी आवेशित कण को आपने लटका दिया, तो उसके लटकाने पर क्या होता है बच्चों यहाँ पर इस स्थिति में। अब यहाँ पर ये जो आवेशित कण है, मान लो कि भाई एम द्रव्यमान का है ये आवेशित कण, ये एम द्रव्यमान का आवेशित कण है और ये जिससे लटकाया है ये हो गया आपका कोई एल लंबाई का धागा यहाँ पर। और ये मान लो कि भाई थीटा कोण से विक्षेपित हो गया, थीटा कोण की स्थिति पर संतुलित होता है। तो यहां पर थीटा कोण की स्थिति में क्या बोल दिया हमने कि भाई इस तरीके से ये यहां पर लटका हुआ था, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, इससे यहां पर लटका हुआ था ये थीटा कोण पे। बच्चों इसका द्रव्यमान है m, तो m द्रव्यमान की वजह से इसका भार हो गया mg। अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र हो इस दिशा में, अगर विद्युत क्षेत्र होता है आपका इस दिशा में, तो बच्चों इस पे इस दिशा में लग गया एक बल जिसको बोल दिया आपने QE, ये लग गया आपका बल QE। अब देखिए इसके घटक किस तरीके से करते हैं। तीसरी चीज यहां पर डोरी है, धागा है, तो इस पे लग गया एक तनाव, टेंशन लग गया बच्चों, तनाव लग गया टी। तो ये वाला कोण अगर यहां पर हम बोलते हैं कि भाई थीटा है, तो बच्चों ये वाला कोण भी हो गया यहाँ पर थीटा। तो ऊपर की तरफ तो इसमें घटक हो गया टी कोस थीटा, और एक घटक हो गया बच्चों इसमें इस तरफ जिसको बोल दिया आपने टी साइन थीटा। तो बच्चों संतुलन की स्थिति में हुआ क्या यहाँ पर कि भाई टी कोस थीटा तो संतुलित हो रहा है यहाँ पर एम जी से। तो देखो क्या बोला मैंने, टी कोस थीटा बराबर तो हो गया एम जी, और टी साइन थीटा जो है वो संतुलित हो गया यहां पर विद्युत बल से, मतलब क्यू ई। अब यहां पर आप निकाल सकते हो, अगर मैं टी साइन थीटा में टी कोस थीटा का भाग देता हूं तो ये आ गया टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया क्यू ई अपॉन एम जी। आपसे यहां पर आवेश पूछा जा सकता है, इस आवेशित कण का द्रव्यमान पूछा जा सकता है,
अगर आपको यहाँ पर द्रव्यमान आयतन के पदों में बात कर ले तो m इज इक्वल टू वी रो, आयतन और घनत्व के पदों में, ये आप रिलेशन यूज कर सकते हो। तो जैसा आपका क्वेश्चन बनता है उस तरीके की सिचुएशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए ये जो अपन ने बात करी, ये यहाँ पर इसने बोल दी कि भाई tan थीटा हो गया यहाँ पर क्यू ई अपॉन एम जी। अब थोड़ा सा और अपन लेवल यहाँ पर बढ़ाते हैं। अगले लेवल में हमने क्या बात कर ली कि भाई धागे से अब दो आवेश लटका दिए, अपने दो आवेशों को लटका दिया। जिस तरीके से देखिए डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस तरीके से दो यहाँ पर धागों से दो आवेशित कणों को लटका दिया। दोनों की लंबाई बोल दी दोनों धागों की कि भाई एल एल इनकी लंबाई है, और ये दोनों आवेशित कण हैं ये एक दूसरे से x दूरी पर हैं। दोनों आवेश है प्लस प्लस, मतलब दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं प्रतिकर्षित। और किस तरीके से देखिए यहाँ पर संतुलन स्थिति हुई, तो किसी एक के लिए आप संतुलन स्थिति देख लीजिए। डोरी है तो डोरी में तनाव हो गया हमेशा वस्तु की दूर, यहाँ पर टी बोल दिया। आपने बोल दिया कि भाई विद्युत क्षेत्र अगर इस दिशा में है तो इस दिशा में यहाँ पर बल लग गया एफ ई, जिसको आप क्यू ई बोलते हो, ये लग गया इस तरफ क्यू ई। तो कॉन्सेप्ट सेम पहले वाले की तरह ही हुआ, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई बच्चों साथ में कि टी कोस थीटा तो एम जी को बैलेंस कर रहा है और टी साइन थीटा एफ ई को बैलेंस कर रहा है। अब की बार यहाँ पर क्यू आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो रहा है, तो इसको क्यू ई बोल सकते हो आप, या इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितनी दूरी पर बल लग रहा है, एक्स दूरी पर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों जो टी साइन थीटा है, ये टी साइन थीटा आपका बैलेंस हो रहा है देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से। तो यहां पर आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होता है कि अगर दो आवेश हो तो अब की बार भार तो इसका टी कोस थीटा से संतुलित होगा, लेकिन दोनों के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो संतुलित करेगा यहाँ पर टी साइन थीटा को। तो यहां से बच्चों ये वाली कंडीशन। दूसरी चीज, अगर आपको लंबाई के पदों में यहाँ पर वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, एक्स के पदों में नहीं दी हुई है, यहाँ पर सेपरेशन नहीं दिया हुआ, तो मान लो कि भाई यहाँ पर ये कोण आपको दिया हुआ होगा, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पर ये एक बन गया आपका समकोण त्रिभुज, ये यहां से यहां तक समकोण त्रिभुज बन गया। टोटल दूरी x है, तो बच्चों ये वाली दूरी हो जाएगी x/2, ठीक है। अब आप यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये कर्ण हो गया, तो साइन थीटा कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों रिलेशन बन जाता है आपका लंब बटा कर्ण, तो x/2l, x/2l, ये आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। यहां से ये रिलेशन आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं द्रव्य के अंदर लटके हुए दो आवेशों का संतुलन। अब अभी अपन ने जो ऊपर दो आवेशों का संतुलन जो पढ़ा, इसको हम कंप्लीट सेटअप को, संपूर्ण सेटअप को बच्चों उठाकर अगर हम किसी द्रव्य में रख दें, किसी लिक्विड में रख दें, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए बच्चों उस स्थिति में यहाँ पर इस आवेशित कण पर एक और बल कार्य कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर वी रो जी। इसको हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर उत्प्लावन बल, ये और यहाँ पर काम करेगा। तो देखिए उपरोक्त अध्ययन में दिखाए अनुसार निकाय को यदि द्रव्य रो घनत्व के द्रव्य में ले लिया जाए तो थीटा का मान तो यहाँ पर नियत रहेगा, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कंडीशंस जो है वो सेम ही रहेंगी। तनाव हमने मान लिया अब की बार वापस से टी डैश है, बल आपका एफ ई डैश बोल दिया, टी डैश कोस थीटा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब की बार परिवर्तन हो गया इसके भार में, क्योंकि एक तो हो गया एम जी इस पिंड का द्रव्यमान, और एक यहाँ पर ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पर बच्चों लगा रहा है अपथ्रस्ट लगा रहा है, उत्प्लावन बल लगा रहा है यहाँ पर, जिसको आपने बोल दिया वी रो जी। तो नीचे की तरफ परिणामी बल कितना हो गया एम जी माइनस वी रो जी। तो यहाँ पर रो क्या है बच्चों, उस द्रव्य का घनत्व है, रो है यहाँ पर उस द्रव्य का घनत्व। बस यही चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, बाकी कैलकुलेशन सेम ही है जैसी ऊपर वाली थी। अब देखिए कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ये इस वाले रिलेशन पे, तो k की वैल्यू, k जो यहाँ पर था कांस्टेंट, उसकी वैल्यू देखिए क्या हो गई यहाँ पर, k इज इक्वल टू m अपॉन m माइनस वी रो। ये वी रो किसका द्रव्यमान है, उस द्रव्य का, m है उस आवेशित कण का द्रव्यमान, या आप इसको कह सकते हो 1/1 माइनस v अपॉन m इंटू रो, ये आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए जनरल फॉर्मूला जो यहाँ पर यूज होता है k के लिए वो हो गया k इज इक्वल टू 1/1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो बच्चों रो तो हो गया यहाँ पर आपका घनत्व किसके लिए, उस द्रव्य के लिए, सिग्मा हो गया उस पदार्थ उस आवेशित कण का यहाँ पर घनत्व, और k हो गया यहाँ पर परावैद्युतांक, के हो गया यहाँ पर आपका परावैद्युतांक। तो ये परावैद्युतांक आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों इस वाले फॉर्मूले पे कि यदि किसी आवेशित कण को किसी द्रव्य में रख दिया जाए तो बताओ उसका परावैद्युतांक क्या होगा, तो k की वैल्यू होगी 1/1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, जहां पर
सिग्मा तो है उस पदार्थ का घनत्व, उस आवेशित कण का, और रो है उस द्रव्य का घनत्व। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो समान आवेश क्यू परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, उनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है, दोनों तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू का मान होगा। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि भाई दो आवेश यहाँ पर इस तरीके से रख दिए, ये कैपिटल क्यू है, और ये कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर ये रख दिया, यहाँ पर एक स्मॉल क्यू आवेश को रख दिया। तो अभी कह रहा है संतुलन की स्थिति में इस क्यू का मान क्या होना चाहिए। तो बच्चों देखिए अगर टोटल दूरी मैं बोलता हूं इन दोनों के बीच में x हो गई, तो ये वाली दूरी हो गई x/2, ये वाली दूरी हो गई x/2। संतुलन की स्थिति में क्या हो गया, इन बाहर वाले दोनों के बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो इन किसी दो के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब kq² इज इक्वल टू kqqx²/4। x/2 का होल स्क्वायर करना है तो x²/4। तो देखिए बच्चों x² से x² कैंसिल, k से k कैंसिल, एक q से कैपिटल Q कैंसिल, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू स्मॉल q। तो बच्चों स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल Q/4। ये वाली चीज हो गई यहाँ पर। अब देखिए अब ये यहाँ पर ये ट्रिकी फॉर्मूला यूज किया है कि भाई ये हो गया आवेश का मान Q इज इक्वल टू Q/4, निकाय के संतुलन के लिए स्मॉल q का मान होना चाहिए ऋणात्मक। इसका मतलब यहां पर आप यूज करोगे -Q/4। ये जो बीच वाला आवेश यहां पर रखा गया है ये होना चाहिए बच्चों ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि बाहर वाले दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण होगा वो बराबर होगा अंदर वाले के आकर्षण के लिए, इसलिए Q की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर -Q/4। तो ऐसा कोई ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है यहाँ पर, दो बिंदु आवेश +Q और +4Q और +Q एक दूसरे से कैपिटल L दूरी पर रखे हैं। एक तीसरे आवेश कैपिटल Q को इस प्रकार रखा गया है कि तीनों आवेश संतुलन स्थिति में है। तो तीसरे आवेश की स्थितियों परिमाण अभी बच्चों जो ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था उसी से होगा, आप खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल इजी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए ये संतुलन पे आ गया, 10⁻⁻6 किलोग्राम की एक बूंद है जिसपे 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश है। इसके भार को संतुलित करने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र, तो वापस से वही कॉन्सेप्ट बच्चों, क्या ध्यान रखना है संतुलन स्थिति में, QE इज इक्वल टू mg। अब E आपको पूछा है तो E इज इक्वल टू हो गया mg/Q। तो बच्चों यहां पर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, G की वैल्यू आपको पता है ही 10 होती है, दे रखी है क्वेश्चन में, रखो और कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक आवेशित वस्तु के दोलनों का दोलन काल। अब हमने बात कर ली कि भाई कोई आवेशित वस्तु है, अगर हम किसी डोरी से उसको लटका दें तो वो अपनी मूल स्थिति के इर्द गिर्द या अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द करती है दोलन। तो देखिए यदि एक सरल लोलक जिसकी लंबाई L है एवं बोब का द्रव्यमान m है अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, तो ध्यान रखो बच्चों हमेशा जो इसका आवर्तकाल है वो इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो T इज इक्वल टू 2π√L/G, या हम कह सकते हैं T समानुपाती हो गया √L। कई बार क्वेश्चन बनते हैं इस पैटर्न पे कि यदि डोरी की लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। तो बच्चों डोरी की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा मतलब एक दोलन पूरा करने में लगा समय बढ़ जाएगा यहाँ पर। चलिए अलग अलग स्थितियों की बात करते हैं बच्चों। पहली स्थिति यहाँ पर है, माना +Q आवेश गोलक को दिया गया है एवं एक विद्युत क्षेत्र E चित्रानुसार है। ये देखिए बच्चों यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कि भाई ये Q आवेश का एक कण था जिसको हमने डोरी से लटका दिया और विद्युत क्षेत्र है बच्चों यहाँ पर नीचे की ओर। तो इस स्थिति में हमें निकालना है इसका आवर्तकाल। तो देखो बच्चों बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट हुआ, सबसे पहले तो बैलेंसिंग कंडीशन, संतुलन स्थिति लगा लो, विद्युत क्षेत्र भी नीचे है भार भी नीचे है, तो नीचे की तरफ कुल बल कितना हो गया mg+qe। यहाँ पर डोरी में तनाव है बच्चों T, तो देखिए ऊपर की तरफ इसका कॉम्पोनेंट हो गया T cos थीटा और एक कॉम्पोनेंट हो गया बच्चों इसका इस तरफ T sin थीटा, ये अपन ने बात कर ली। अब देखो T cos थीटा तो हो गया बच्चों यहाँ पर mg+qe के इक्वल, ठीक है, T cos थीटा हो गया mg+qe के इक्वल। अगर नेट भार की बात करता है, देखो क्या बोला इसने, गोलक को इसकी संतुलन स्थिति O डैश से विस्थापित करने पर यह प्रभावी त्वरण G डैश के अंतर्गत दोलन करेगा। अब इसको इसकी यहां से इस स्थिति से इसको हल्का सा विस्थापित कर दिया जाए तो विस्थापित करने पे क्या होगा बच्चों, ये किस त्वरण से दोलन करेगा, G डैश त्वरण से दोलन करेगा। तो G डैश की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, जी mg डैश इज इक्वल टू, अब देखिए नीचे की तरफ दो बल है mg और qe, तो हम इनका परिणामी कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये हो गया mg डैश
इज इक्वल टू रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। ये आपने यहां से कैलकुलेशन कर ली। तो जी डैश बड़ा होगा जी से और T1 लेस देन होगा T, अर्थात लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा यहां पर इस वाली स्थिति में, यदि विद्युत क्षेत्र होगा नीचे की ओर। सेम कंडीशन बोलिए यहां पर, फिर से यही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, एम जी नीचे की तरफ। अगर ये बात कर ले यहां पर कि ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा ये ऊपर वाले की कंडीशन हो गई बच्चों इसमें, तो यहां पर भी एक mg नीचे, विद्युत क्षेत्र ऊपर है, तो ये QE हो गया ऊपर की तरफ। तो इस वाली स्थिति में बच्चों जी डैश की वैल्यू हो गई G प्लस QE अपॉन M, तो आवर्तकाल बन जाएगा। अब की बार आवर्तकाल क्या होगा यहाँ पर, कम होगा इसके वास्तविक आवर्तकाल से। तीसरी स्थिति है, यदि विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर कार्यरत है तो प्रभावित त्वरण, ये अपन ने बात कर ली। अब देखिए स्थिति 3 में यदि बोल दिया जाए यहाँ पर कि T3 का मान T/2 है, मतलब तीसरी स्थिति में जो आवर्तकाल है वो पहले का आधा है, तो उस स्थिति में आपसे कंडीशन बता रहा है कि भाई QE की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 mg हो जानी चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों ये कंडीशंस बड़ी सिंपल है, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि किस तरीके से लटकाया गया है। आवर्तकाल डिपेंड करता है L एंड G पे, तो L और G में क्या वेरिएशन हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई नेक्स्ट अपन ने बात करी आवेशित वर्ताकार वलय। तो हमारे पास में कोई आवेशित वर्ताकार वलय है और इस वलय के एक्स पर आपको किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, तो बच्चों बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। मान लो कि भाई इसकी सतह पर है कोई प्लस क्यू आवेश और इससे केंद्र से एक्स दूरी पर कोई आवेश है माइनस क्यू। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी सतह पर वितरित आवेश की वजह से वो होती है बच्चों के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर एक्स तो हो गई इसके केंद्र से वो दूरी और आर हो गई इस वर्ताकार वलय की त्रिज्या। चूंकि x इज मच स्मॉलर देन r, तो यहां पर क्या मान लिया कि भाई ये जो दूरी है x, यदि ये इसकी त्रिज्या की तुलना में काफी छोटी हो तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर लेंगे r की तुलना में। तो ये रिलेशन बन गया E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब। तो बच्चों ये वाली स्थिति होती है, ये वाली स्थिति तब होती है विद्युत क्षेत्र के लिए जब यहां पर ये इसकी दूरी होती है अल्प, अल्प दूरी पर ये स्थित हो। तो देखिए क्या कंडीशन बोलिए, अर्थात यहां पर हमने बोल दिया कि भाई जो F है ये होगा यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स के समानुपाती, अर्थात आवेश माइनस क्यू की गति सरलावर्त गति है और इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई, और ये बच्चों हमने यहाँ पर रख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब, यहाँ पर ये रिलेशन अपन ने रख दिया। अगला हमने दोलन के लिए बात करी स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, तो वापस से बोल दिया हमने कि भाई एम आवेश और माइनस क्यू, एम द्रव्यमान और माइनस क्यू आवेश का एक आवेशित कण है, वो किसी स्प्रिंग से लटकाया हुआ है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है यहाँ पर क्षैतिज दिशा में है। तो इस स्थिति में यहाँ पर संकुचित करने या इसको खींचने पर आवर्तकाल क्या होगा बच्चों, जब स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है तो आवर्तकाल होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। यहाँ पर के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो विद्युत क्षेत्र के कारण स्प्रिंग में अधिकतम संकुचन कितना होगा, तो बच्चों इस स्थिति में यहाँ पर देखिए अधिकतम संकुचन के लिए हम बोलेंगे कि विद्युत बल तो कितना हो गया QE और स्प्रिंग की वजह से बल कितना हो गया KX। तो x यहां पर बताएगा संकुचन को, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया QE अपॉन M, QE अपॉन K, x इज इक्वल टू हो गया QE अपॉन K, ये दर्शाएगा यहां पर इसके संकुचन को। चलिए बच्चों बात करते हैं उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु क्या होता है, किसी आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु एक वह बिंदु होता है जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है जीरो, परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जीरो। सामान्य रूप में हम कह सकते हैं यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत हो तो वहां पर क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान जीरो, या हम कह सकते हैं उदासीन बिंदु मिलेगा हमें। अब देखिए भाई क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं उदासीन बिंदु के लिए। तो पहली स्थिति हमने बात कर ली, दो समान प्रकृति के आवेशों के निकाय में उदासीन बिंदु। दो समान प्रकृति के आवेशों का निकाय है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उनके लिए हम किस तरीके से निकालते हैं उदासीन बिंदु। तो मान लो बच्चों दो आवेश है Q1 Q2 और ये एक दूसरे से किसी x दूरी पर स्थित है। अब हमने मान लिया कि भाई दोनों जब समान प्रकृति के आवेश हैं बच्चों, तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, दूर धकेलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं वो उदासीन बिंदु मिलेगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति क्या है एक दूसरे से दूर जाने की, तो बीच में ही कहीं वो बिंदु मिलेगा। तो ये बोल दिया हमने कि भाई बीच में वो बिंदु मिला।
अब आप किसी एक आवेश से कोई भी आपको पूछ ले कि भाई इस वाले से आवेश से दूरी बताओ या इस वाले से बताओ, तो आप निकाल सकते हो। एक के लिए आपने बोल दिया x1 दूरी है, दूसरे से बोल दिया आपने x2 दूरी है। अब बोल सकते हो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर तो बोल दिया आपने के क्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यहां से आवेश से बाहर, यहां पर भी आवेश से बाहर, तो के क्यू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू टू अपॉन एक्स टू स्क्वायर, ये आप बोल सकते हो यहां पर। या x2 की जगह बच्चों आप क्या कह सकते हो, x माइनस x1 ये भी कह सकते हो। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हो गया x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। तो यहां से बच्चों जो भी डेटा आपको पूछा है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई दो आवेश हैं जो एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं या असमान प्रकृति, असमान प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऐसा जब है तो मैंने मान लिया कि भाई दो आवेश हमारे पास हैं जो दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक धनात्मक है तो दूसरा होगा बच्चों ऋणात्मक। तो अब यहां पर हमें उदासीन बिंदु निकालना है। तो बच्चों देखिए दोनों के बीच में होगा आकर्षण, आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी एक दूसरे की ओर। तो अब की बार जो उदासीन बिंदु है दोनों के मध्य में तो नहीं मिलेगा नहीं, तो इस स्थिति में बच्चों उदासीन बिंदु मिलता है दोनों आवेशों के बाहर, दोनों आवेशों के बाहर। या तो हम बोल सकते हैं कि Q1 से लेफ्ट में मिलेगा या Q2 के राइट में मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा उदासीन बिंदु। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट होता है बच्चों यहाँ पर उदासीन बिंदु निकालने का। समान प्रकृति के आवेश हैं तो बीच में मिलेगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो बाहर की तरफ मिलेगा किसी भी आवेश के। तो देखिए बच्चों बस यही जनरल कॉन्सेप्ट आगे इसमें कैलकुलेशन में समझाया गया है, तो आपको रटना नहीं है यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट, सिंपली मैंने अभी तरीका बताया आपको, इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दो बिंदु आवेशों के निकाय में शून्य विभव। अब इसी तरीके से ये तो पीछे अपन ने देखा उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु के लिए तो हमें क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो करनी थी। अब यहां पर बोल दिया कि भाई दो बिंदु आवेशों का निकाय है, वहां पर आपको निकालना है वह बिंदु जहां पर विभव का मान हो शून्य। तो बच्चों ऐसी स्थिति में देखिए यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो किसी भी परिमित बिंदु पर परिणामी विभव शून्य नहीं है। अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो बच्चों वहां पर शून्य विभव मिलने के चांसेज ही नहीं है, क्योंकि विभव होता है अदिश राशि और इसको हम कैलकुलेट करते हैं चिन्ह के साथ में, दिशा का कोई रोल यहाँ पर रहता नहीं है। तो अगर दोनों ही परिमित दूरी पर हैं और दोनों समान परिमाण के हैं तो बच्चों वहां पर शून्य विभव कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि समान प्रकृति के आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों की प्रकृति भी समान होगी। ये अभी जो मैंने बताया, क्योंकि ये अदिश राशि होती है तो समान प्रकृति के ही होंगे। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो या दोनों पॉजिटिव हैं तो विभव भी पॉजिटिव या नेगेटिव ही होगा परिणामी। इसलिए शून्य विभव का बिंदु केवल अनंत पर प्राप्त हो सकता है। तो समान आवेश होने की स्थिति में आपको शून्य विभव मिलेगा केवल और केवल अनंत पर। लेकिन यदि आवेश असमान परिमाण और असमान प्रकृति के हैं तो वे बिंदु जहां विभव शून्य है एक बंद वक्र पर स्थित होते हैं, परंतु हम केवल उन दो बिंदुओं पर विचार करेंगे जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। तो क्या बोल दिया हमने कि भाई अगर दो आवेश हैं और दोनों आवेश असमान प्रकृति के हैं और असमान इनके परिमाण हैं, तो उनसे एक वक्राकार पथ पर दोनों के लिए क्या मिलेंगे, हमें विभव के मान समान मिलेंगे। लेकिन हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर दोनों को मिलाने वाली रेखा पर हमें वो बिंदु चाहिए। तो देखिए बच्चों विपरीत प्रकृति के अगर दोनों आवेश हैं तो यहां पर हम बात कर लेते हैं मध्य बिंदु पर भी हो सकता है और बाह्य बिंदु पर भी हो सकता है। परिणामी विभव का मान बच्चों शून्य मध्य बिंदु पर भी हो सकता है और बाह्य बिंदु पर भी हो सकता है। कब, जब दोनों आवेश हो विपरीत प्रकृति के। देखिए अंदर वाले बिंदु पर हमने बात कर ली, तो सेम ही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने विद्युत क्षेत्र के लिए बताया था। इस वाली स्थिति में बच्चों यहाँ पर P बिंदु पर इसके लिए विभव हो गया यहाँ पर क्या KQ1 अपॉन एक्स, और इसके लिए हो गया प्लस KQ2 अपॉन x1 अपॉन KQ2 अपॉन x2, या x2 की जगह आप क्या कह सकते हो, x2 इज इक्वल टू बच्चों आप बोल सकते हो x माइनस x1। यहां से आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों को पॉजिटिव लिया है, यहाँ पर क्या है कोई सा एक पॉजिटिव कोई सा एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो अगर Q1 नेगेटिव है तो ये माइनस KQ1 हो जाएगा, अगर Q2 नेगेटिव है तो ये माइनस KQ2 हो जाएगा। दूसरी वाली कंडीशन बच्चों यहाँ पर ये है, तो सेम तरीके से आप बोल सकते हो दिशा का कोई रोल नहीं है फिर से। तो KQ1 अपॉन इस वाले आवेश से कितनी दूरी है x1, इस वाले आवेश से बच्चों दूरी हो गई x प्लस x1, तो ये बोल दिया हमने KQ2 अपॉन x प्लस x1, और हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई परिणामी विभव क्या है, शून्य है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्थिति निकाल सकते हो। फिर से बता रहा हूं, या तो Q1 नेगेटिव है या Q2 नेगेटिव है तो माइनस का साइन जो नेगेटिव है उसके साथ लग जाएगा, क्योंकि अदिश राशि है।
ये यहाँ पर सीधे इसमें कॉन्सेप्ट बता रखे, फिर से बता रहा हूँ, रटना नहीं है, सीधा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उससे आप निकाल सकते हो। देखिए बच्चों क्वेश्चन किस तरीके के बनते, ये बोल दिया चित्रानुसार दो सजातीय आवेश है प्लस क्यू बिंदु ए तथा बी पर रखे गए हैं। ए और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रख दिए बच्चों। ए बी के मध्य बिंदु सी पर माइनस क्यू आवेश रख दिया, इन दोनों का मध्य बिंदु है माइनस क्यू रख दिया उस पे। तो माइनस क्यू आवेश दोलन करेगा यदि इसे, तो देखिए बच्चों किस तरफ ये दोलन करेगा, यहां पर तो प्लस क्यू है, यहां पर भी प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू आवेश है। तो देखो बच्चों ये क्या होगा, माइनस का आवेश इसकी तरफ भी आकर्षित होगा, इसकी तरफ भी आकर्षित होगा, विपरीत प्रकृति का है, और इसकी तरफ भी आकर्षित होगा। तो बच्चों ये कब दोलन करेगा, इस तरफ तो आकर्षण है, इस तरफ भी आकर्षण है, इसका मतलब इन स्थितियों में तो खिसकाने पे दोलन नहीं करेगा, इधर तो ये अपने आप ही जाएगा। तो किस तरफ खिसकाने पे गति करेगा, यदि हम इसको ऊपर खींच दें, ऊपर की ओर खिसका दें इस आवेश को, तो ऊपर की ओर खिसकाने पे या तो ये जाएगा इस तरफ या ये जाएगा इस तरफ। तो इस स्थिति में क्या करेगा, दोनों तरफ दोलन करता रहेगा। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जब इसको हम खिसकाएंगे सी से डी की ओर, तो उस स्थिति पर क्या करेगा, इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा जो इसको दोलन गति करवाता है। यहां पर अगले पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु आवेश है बच्चों प्लस क्यू तथा माइनस टू क्यू, ये एक्स एक्स पर मूल बिंदु से क्रमशः ए तथा 2a दूरी पर स्थित है। एक्स के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दे दिया, ये बोल दिया हमने भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, एक बोल दिया हमें प्लस ए पे और एक बोल दिया 2a, दोनों ही सेम दिशा में दिए हुए हैं, ये एक a और यहाँ पर बोल दिया 2a दूरी, यहाँ पर तो रख दिया प्लस क्यू आवेश और बच्चों यहाँ पर रख दिया माइनस 2q आवेश। हमें बोल दिया x के किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। देखिए ये x को भूल जाइए, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि भाई दो आवेश हैं जो परिमाण में असमान है और प्रकृति में भी असमान है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों के मध्य बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में तो होगा आकर्षण। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों बाहर की ओर किसी भी बिंदु पर जीरो। तो मान लो कि भाई बाहर की ओर ये कहीं इस बिंदु पर जीरो है, बाहर की ओर कहीं इस वाले बिंदु पर जीरो है, इस पी बिंदु पर बोल दो, और इस वाले आवेश से बोल दो इसको x दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर a दे रखी है, ये 2a स्थिति पर है, ये 2a स्थिति पर, तो बच्चों ये दूरी कितनी हो गई, a हो गई। तो अब निकाल दो यहाँ पर, इस बिंदु पर धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशाओं में है, तो कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या चीज बोल रहा हूं मैं, इस क्यू आवेश के लिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई पी बिंदु पर KQ/x² बराबर, ये इधर हो गया 2KQ अपॉन, अब इसके लिए दूरी क्या होगी a+x, तो बच्चों ये हो गया a+x का होल स्क्वायर। देखिए KQ से KQ कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x² इज इक्वल टू हो गया बच्चों, इसका आपने स्क्वायर खोल दिया a² + x² + 2ax, x² को इधर ले लिया तो बच्चों ये आ गया x² - 2ax - a² इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो किस दूरी पर ये है, तो धाराचार्य फॉर्मूले से बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a, धाराचार्य फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यू रखो और x का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न, दो आवेश 9e व 3e परस्पर r दूरी पर स्थित है, कहां पर विभव का मान शून्य होगा। तो देखिए बच्चों दोनों यहाँ पर समान प्रकृति के हैं, दोनों ही यहाँ पर समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, तो विभव का मान कहां पर जीरो होगा यहाँ पर। तो समान प्रकृति के आवेश होने पे अभी पीछे अपन ने बात करी थी, ये 9e ये 3e, तो विभव का मान यहां पर आपको जीरो निकालना है। तो मान लो बच्चों कि इनके बीच में कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र, तो अभी विभव के लिए तो अपन ने बात करी थी भाई समान परिमाण के आवेश हैं, तो ना तो उनके मध्य कहीं पर विभव का मान शून्य होगा, ना उनके बाहर कहीं विभव का मान शून्य होगा, अगर वो परिमित दूरी पर हैं। कहां पर मानते हैं, अनंत पे विभव का मान जीरो। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान जीरो बोला है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको r, निकाल दो, कहीं पर भी आप बोल दो कि भाई ये वाला है वो न्यूट्रल पॉइंट, इससे ये दूरी x बोल दी तो बच्चों ये r - x हो जाएगी, और कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो यहाँ पर। चलिए इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों सेम पैटर्न का है, यहाँ पर विपरीत प्रकृति के आवेश है और फिर से आपको उदासीन बिंदु पूछ लिया, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए जीरो। तो ये थे बच्चों यहाँ पर किस तरीके से संतुलन स्थिति होती है और किस तरीके से उदासीन बिंदु और यहाँ पर शून्य विभव आपको प्राप्त होता है।
दो या दो से अधिक आवेशों के निकाय में। अब हम बात करते हैं भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जो हमने विभव पढ़ा था कि भाई किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में जब हम अनंत से किसी इकाई परिमाण के आवेश को ला रहे थे तो किया गया कार्य विभव के रूप में हो रहा था। अब मैं बोल दूं कि भाई कोई भी निश्चित परिमाण का आवेश है जिसको मैं अनंत से लेके आ रहा हूं, और इस निश्चित परिमाण के आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर बच्चों लाया जाएगा तो किया गया कार्य यहां पर संचित होगा किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहां पर हम बोलते हैं, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू डैश, क्यू डैश आवेश को लाया जा रहा है यहाँ पर, तो W इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर Q डैश इंटू V, और यही किया गया कार्य बच्चों संचित होता है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो U इज इक्वल टू बोल दिया जाता है यहाँ पर Q डैश इंटू V। अब ये Q आवेश कुछ भी हो सकता है, कोई भी फाइनाइट आवेश है, आप इसको कोई भी परिमाण का ले सकते हो। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए बच्चों जब भी अपन स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करते हैं तो हम दो स्थितियां यहां पर देखते हैं कि भाई बाह्य विद्युत क्षेत्र जहां पर हम उसको ला रहे हैं वो है या नहीं है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति और बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो देखो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, मान लो यहां पर कि भाई जब हम किसी आवेश दो आवेशों को अनंत से लेके आते हैं तो यहां पर बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, अनुपस्थित है तो दोनों आवेशों को हम क्या बोलते हैं कि भाई दोनों आवेश जो Q1 Q2 है ये प्रारंभ में मान लो कि भाई अनंत पे रखे हुए हैं, अनंत पे रखे हैं। अब जब Q1 आवेश को कहीं पर भी लाके अपन रखेंगे जहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो बच्चों कोई कार्य नहीं होगा, मतलब किया गया कार्य हो गया जीरो। तो Q1 को लाने में तो किया गया कार्य हो गया बच्चों जीरो जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अब मान लो Q1 को यहां लाके रख दिया अपन ने, Q2 आवेश को जब हम इसके पास में कहीं पर लाके रखते हैं तो बच्चों विद्युत क्षेत्र तो जीरो है, उसके विरुद्ध तो कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन इस Q1 के विरुद्ध यहां पर इसको कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर अब की बार जो स्थितिज ऊर्जा हो गई बच्चों वो क्या हो गई, पहले किया गया कार्य निकाल लेते हैं बच्चों, ये हो गया W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू, मान लो भाई इन दोनों के बीच की दूरी है R, तो इस R दूरी पर Q1 का विभव मैंने इसको बोल दिया VR, तो Q2 इंटू VR, तो बच्चों R दूरी पर इसका विभव क्या हो गया K Q1 अपॉन R। तो यहां पर देखिए ये कार्य W1 तो जीरो है, W2 क्या निकल गया यहां पर K Q1 Q2 अपॉन R, और बच्चों यही कार्य यहां पर संचित होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो दो आवेशों का निकाय जब कहां पर लाया जाता है अनंत से, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा बन जाती है K Q1 Q2 अपॉन R। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, उपयुक्त सूत्र में Q1 और Q2 को चिन्ह सहित रखना पड़ेगा। तो ये चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखनी, ऊर्जा चाहे कोई सी हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, ऊर्जा हमेशा होती है अदिश राशि। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है तो अदिश राशि है तो Q1 Q2 को हम चिन्ह के साथ में रखेंगे बच्चों, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब देखिए तीन आवेशों के निकाय की स्थिति, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगा सकते हैं बहु आवेशीय निकाय के लिए। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, अगर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो मान लो कि सारे के सारे आवेश प्रारंभ में अनंत पे थे, अब एक एक आवेश को लाते जाओ, पहले आवेश को लाने में तो किया गया कार्य सदैव ही जीरो होगा क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है और कार्य उसी के अगेंस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगले जैसे जैसे आवेश आएंगे तो उनको जो पहले से आवेश आपने वहां पर रख दिए उनके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो तीन आवेशों के निकाय के लिए बच्चों अपन बोल देते हैं कि भाई तीन आवेशों का निकाय इस तरीके से मान सकते हैं अपन कि ये तीनों आवेश त्रिभुज के तीन शीर्षों पर स्थित है और इनके मध्य की ये भुजाओं की जो लंबाइयां हैं ये आपको दी हुई है। तो जैसे इन दोनों के बीच में निकालें तो K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 R31। तो बच्चों इस तरीके से आप स्थितिज ऊर्जा की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक में आवेशों के n इंटू n माइनस 1/2 युग्म लिए जाते हैं। तो एक तो बच्चों खुद हो गया और उसके अलावा जैसे दूसरा आया तो दो हो गए, तीसरा आया तो यहाँ पर दो और एक तीन हो गए, इस तरीके से टोटल कितने युग्म बन गए यहाँ पर दो, n इंटू n माइनस 1/2। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्चों यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अपन बात करें तो ये ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का हम कैसे रिलेशन दे सकते हैं, तो बच्चों पहली चीज तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है बच्चों उसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करता हूं तो बच्चों ये होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होती है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं यहाँ पर कि भाई जैसे कोई प्रोटॉन है उसको इतने विभवांतर से त्वरित किया तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि बताइए यहाँ पर। ठीक है, ये जिपमर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन है इतने वोल्ट से त्वरित कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि बताइए। तो आप ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, सीधे विभवांतर से रिलेटेड आप सीधे निकाल सकते हो यहाँ पर। कैसे निकालते हो बच्चों यहाँ पर? तो जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा हो गई U इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि मतलब स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई यहाँ पर, तो डेल U इज इक्वल टू माइनस डेल के, या डेल के इज इक्वल टू माइनस डेल यू। बच्चों आप यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी, बड़ा सिंपल इसका कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट है एक समान रूप से आवेशित गोले की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो मान लो कोई हमारे पास में एक समान त्रिज्या का एक आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, हमें उसके लिए स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो बच्चों उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? उस गोले के लिए स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू 3q² अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या आप इसको कह सकते हो बच्चों 3kq² अपॉन 5r। तो आप ये कह सकते हो 3/5 kq² अपॉन r, 3/5 kq² अपॉन r। सीधा आप ये रिलेशन ध्यान रख सकते हो। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोष, अगर कोई गोलीय कोष हो तो बच्चों गोलीय कोष के लिए ये होता है U इज इक्वल टू 3/2 kq² अपॉन r। तो गोलीय कोष मतलब खोखला गोला आप कह सकते हो, और चालक गोला इसको आप ठोस गोला मान सकते हो। तो देखिए ये हो गया 3/5 kq² अपॉन r, और यहां पर बोल दिया 3/2 kq² अपॉन r। इन रिलेशंस को आपको रटने की जरूरत नहीं बच्चों, आप इसको ध्यान रख सकते हो सीधा। ये 3/5 3/2 खोखला गोला ठोस गोला। ऊर्जा घनत्व बच्चों, ऊर्जा घनत्व अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पर पहले भी। तो यहाँ पर चलिए वो इंग्लिश मीडियम की वीडियो में था ये बच्चों। देखिए ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। ऊर्जा घनत्व होता है बच्चों इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, इसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गई कुल ऊर्जा किसमें? इकाई आयतन में। तो यहां पर देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इकाई आयतन में कुल ऊर्जा को हमने क्या बोल दिया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र के पदों में बोल दिया, आप इसको विभवांतर के पदों में भी बोल सकते हो। E इज इक्वल टू होता है बच्चों V अपॉन डी, तो यहां से भी आप इसको बोल सकते हो। या अगर माध्यम हो तो माध्यम के लिए बच्चों यहां पर क्या लग जाएगा? साथ में एप्सिलॉन आर, माध्यम की विद्युतशीलता और आ जाएगी साथ में, या प्राविद्युतांक आ जाएगा यहाँ पर, ये चीज भी आप बोल सकते हो। चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी बिंदु पर संकेंद्रित नहीं होती बल्कि पूरे क्षेत्र में वितरित होती है। तो जब कभी भी आप स्थितिज ऊर्जा की बात करो तो बच्चों ये किसी बिंदु पर संकेंद्रित नहीं होती, ये पूरे भाग में वितरित रहती है। यदि एक आवेश विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन करता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती है एवं इस दौरान किया गया कार्य। तो बच्चों जब भी हम बात करते हैं आवेश की गति की किसी विद्युत क्षेत्र में, तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है इसको ले जाने में किए गए कार्य में, मतलब W इज इक्वल टू डेल यू। तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय यहां पर लगती है बच्चों। यदि दो समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाया जाए तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, जबकि असमान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो बच्चों देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, समान प्रकृति के आवेश हैं एक दूसरे के पास में लाएंगे तो ये हो गया kq² अपॉन r। तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन विपरीत प्रकृति के लाएंगे तो U इज इक्वल टू माइनस kq² अपॉन r। तो बच्चों यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, ध्यान रखना। और समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास में लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलिए बच्चों देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं स्थितिज ऊर्जा पे। यदि दो आवेशों के बीच का अंतराल बढ़ता है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों ये अभी अपन ने पीछे बात करी कि दो आवेशों के निकाय के बीच में अंतराल बढ़ता है, अंतराल बढ़ने का मतलब दूरी बढ़ती है। तो यहां पर बच्चों ये डिपेंड करेगा कि दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है। अगर समान प्रकृति के हैं तो अलग होगा, और विपरीत प्रकृति के हैं तो अलग होगा, मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये चीज अभी अपन ने पीछे बात करी है।
तीन कणों को जिनमें प्रत्येक पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखा गया है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अभी बच्चों पीछे बताया था तीन आवेशों के निकाय में, तो बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट होता है KQ1 Q2 अपॉन R12, KQ2 Q3 अपॉन R23 और KQ1 Q3 अपॉन R13। सारे आवेश समान है, भुजाएं सारी समान है, तो किसी एक के लिए निकाल के 3 से गुणा कर दो बच्चों इसको। तो क्या बोल दिया हमने, U इज इक्वल टू 3 इंटू K की वैल्यू रख दी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 माइक्रोकूलाम है, तो बच्चों 10 गुणा 10 क्या हो गया 100, और माइक्रो मतलब 10 की घात -6 गुणा 10 की घात -6 तो -12 हो गया, और बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 की घात -2 ये मीटर में चेंज कर दिया। तो देख लो बच्चों 9 गुणा 3 27 हो गया, ऊपर हो गया 9 और 2 10 की घात 11, और एक नीचे से चला गया तो 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू आ गया 27 जूल। तो बच्चों ऊर्जा हो गई यहाँ पर 27 जूल। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट पैटर्न देखिए क्या दिया गया है, तीन आवेश है, कैपिटल Q प्लस Q प्लस Q एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर चित्रानुसार रखे गए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य है यदि Q का मान है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा यदि शून्य है तो बच्चों पहली चीज तो ये कि ये दोनों धनात्मक है, तो ये कैपिटल Q का मान ऋणात्मक आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। ये दूरी आपको बता दी A, तो ये A हो गई, ये A हो गई, समबाहु त्रिभुज है तो बच्चों ये हो गया √2A, ये दूरी हो गई √2A। तीनों यहाँ पर स्थितिज ऊर्जाओं का योग 0 कर दो और यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू मिल जाएगी आपको स्मॉल q के पदों में। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो। अगर ऑप्शन की आप देखते हो तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखो -q -q -q, चौथा तो हट ही गया, बाकी तीन में आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, एक 10 ESU आवेश को एक 40 ESU आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है एवं एक अन्य आवेश 20 ESU से इसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 10 ESU आवेश की स्थितिज ऊर्जा अर्घ में है। तो क्या बोला यहाँ पर, तीन आवेश बोल दिए और तीनों आवेशों की अलग अलग स्थितियां बोल दी, तो बच्चों यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 10 ESU पर आपको स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो यहाँ पर एक बार इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा होगी, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, कुल के लिए क्या करोगे यहाँ पर बीजगणितीय योग, अदिश राशि है इसलिए। चलिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस तरीके से होती है। तो मान लो कि कोई आवेशित कण है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था से छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, ये मान लो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर इस तरीके से है और प्लस Q आवेश को हमने छोड़ दिया, तो बच्चों ये प्लस Q आवेश जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करने लगेगा, क्योंकि इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन अगर -Q आवेश होता है तो -Q आवेश होने पर बच्चों अब इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो ये गति करेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। सेम कॉन्सेप्ट अब देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि मान लो कि दो स्थितियां हैं A और B और इनके बीच की दूरी है S। तो बल और त्वरण किस तरीके से, तो आवेशित कण पर आरोपित बल तो होगा QE, और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जब किसी कण पर परिणामी बल कार्य करता है तो कण की गति त्वरित होती है, ये चीज अपन ने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर उत्पन्न त्वरण, तो बच्चों यहाँ पर जब त्वरण के कारण से बल लगता है वो हो गया ma, और विद्युत क्षेत्र में बल लगता है यहाँ पर QE, तो त्वरण की वैल्यू बन जाती है आपकी QE अपॉन m। तो ये तो हो गया उस एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला त्वरण। सिमिलरली चूंकि विद्युत क्षेत्र नियत है, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र नियत है तो यहाँ पर देखिए कण भी जो है वो एक समान त्वरण से गति करता है। एक समान त्वरण से जब ये कण गति करता है तो यहाँ पर न्यूटन के गति के नियम लागू होंगे, तो ये आप लागू कर सकते हो। अब देखिए क्या क्या चीजें पूछ सकता है, आपको वेग पूछ सकता है। तो अभी जो मैंने दो स्थितियां बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये दो बिंदु लिए थे एक दूसरे से S दूरी पर, A और B, इन स्थितियों के बारे में बात हो रही है वेग के लिए। तो मान लीजिए प्रारंभ में आवेशित कण बिंदु A पर एवं t समय में यह बिंदु B पर पहुंच गया, तो यहां पर अब आपको निकालना है कि भाई उसका वेग क्या हो गया। प्रारंभ में क्या बोला हमें कि भाई उसको विराम स्थिति से छोड़ा है, मतलब A बिंदु पर वेग क्या हो गया बच्चों 0 हो गया यहाँ पर। अब A से B जब वो चलता है, यहाँ पर दूरी हमें दे रखी है भाई S है, और यहां से यहां तक जाने में समय ले रहा है t, और बच्चों यहाँ पर ये वेग बता रहा है इसका कि भाई वेग हो गया इसका v। तो हम यहाँ से एक्सीलरेशन दे रखा है, त्वरण हमें दे रखा है a इज इक्वल टू QE अपॉन m। प्रारंभिक वेग बच्चों यहाँ पर 0 दे ही रखा है, तो हमें या तो यहां से यहाँ पर v पूछ सकता है, या हमें दूरी पूछ सकता है, या समय पूछ सकता है। तो देखिए अगर t समय यहाँ पर बच्चों इसको लगता है यहां से यहां तक जाने में,
तो गति का पहला ही समीकरण यूज कर लेंगे और v बराबर होता है ये at, क्योंकि u तो हो गया 0, तो वेग हो गया यहाँ पर QET अपॉन m। ये हो गया इस आवेशित कण के लिए वेग हो गया बच्चों बी बिंदु पर, ए से बी बिंदु पर जाने में t समय में वेग हो गया इसका। या गति के तीसरे समीकरण से निकाल सकते हो, अगर समय के पदों में ना निकाल के आपको दूरी के पदों में निकालना हो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी निकाल सकते हो। तो बच्चों वहां से v इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 2as, तो 2a की वैल्यू यहां से रख दी QE अपॉन m इंटू एस, यहां से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और E इंटू एस को बच्चों आप V भी कह सकते हो, विभवांतर भी कह सकते हो। दोनों बिंदुओं के बीच में V इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, डी मतलब दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है S, तो यहाँ पर आप इसको कैपिटल V विभवांतर के पदों में भी कह सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों एक क्वेश्चंस बनते हैं जब आवेशित कण की गति होती है। गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, वी की अभी अपन ने बात करी, वी क्या होता है QET अपॉन एम, तो यहां से आप इसकी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आ गया Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन 2m। जब आवेशित कण को एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाए, तो बच्चों जब ये विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित किया जाएगा तो अब इसका पथ बन जाएगा परवलयाकार। तो ऐसी स्थिति में इसका पथ बन जाता है बच्चों परवलयाकार, परवलयाकार पथ में गति करेगा। तो देखिए पथ का समीकरण, x दिशा में तो हम बात करते हैं तो x दिशा में तो इसका वेग हमेशा नियत रहेगा। तो x दिशा में तो बच्चों यहां पर इसने दूरी तय करी x इज इक्वल टू ut। y दिशा में जब बात करते हैं तो y दिशा में बच्चों यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग तो हमने 0 बोल ही दिया, क्योंकि ये तो x दिशा में गति कर रहा है, तो y दिशा में प्रारंभिक वेग हो गया इसका 0, तो दूरी तय करेगा ये y इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। यहां से t की वैल्यू पिक करो, t इज इक्वल टू x अपॉन u, और यहां पर आपने प्लेस करी तो y इज इक्वल टू हाफ a, और ये आ गया बच्चों x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये बन गया यहाँ पर परवलयाकार गति का समीकरण, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर टाइप का ये समीकरण बना। मतलब पथ कैसा होगा इसका, परवलयाकार पथ होगा। चलिए बच्चों इसके बाद कण की तात्क्षणिक गति। तो तात्क्षणिक गति देखिए बच्चों ये इस तरीके से पथ दर्शाया है यहाँ पर कि भाई ये x दिशा में था, ये एक समय इस तरीके से विद्युत क्षेत्र में परवलयाकार पथ में गति कर रहा है यहाँ पर। तो आपसे यहाँ पर दो चीजें पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है कि y दिशा में वेग बता दो इसका। तो y दिशा में तो अभी अपन ने बात करी थी पीछे कि जब ये कण y दिशा में गति करेगा, ऊपर की तरफ गति करेगा, तो यहाँ पर त्वरण तो हो गया इसका QE अपॉन m, प्रारंभिक वेग बच्चों यहां पर इसका 0 बोल ही दिया, तो Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, तो t से मल्टीप्लाई करते ही यहां पर क्या बन जाएगा, ये वेग बन जाएगा बच्चों y दिशा में a इंटू टी, और इसको बोल दोगे आप QET अपॉन m। x दिशा में वेग बच्चों u ही है, तो परिणामी वेग की अगर बात की जाए, जैसे परिणामी वेग आपको पूछ ले तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ x दिशा में u और y दिशा में हो गया बच्चों QET अपॉन m होल स्क्वायर। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं यहां पर लंबवत प्रवेश करने की स्थिति में। चलो बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र के दो भौतिक राशियों विभव एवं तीव्रता द्वारा पूर्णतः परिलक्षित किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र को हम दो भौतिक राशियों विभव और विद्युत क्षेत्र से कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं। क्षेत्र का बल अभिलाक्षणिक तीव्रता है एवं कार्य अभिलाक्षणिक विभव है। क्षेत्र का जो बल है वो अभिलाक्षणिक तीव्रता बोलते हैं उसको, और इसका जो कार्य है उसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक विभव। जब एक आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो बच्चों यह एक बल किसका अनुभव करता है, QE का, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो सिंपल सी चीज, जब किसी धनात्मक कण को हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में छोड़ते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस पर बल कार्य करता है QE, जिसकी वजह से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन ऋणात्मक होता है, अगर आवेश आपका ऋणात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो त्वरित होगा, और आवेश पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाता है, ये कार्य ऋणात्मक होता है। मतलब ऋणात्मक कार्य क्यों हो गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है यहाँ पर। अब देखिए बच्चों इस पे क्वेश्चंस दिए। एक इलेक्ट्रॉन इतने विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करता है, विराम अवस्था से कितने समय पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग से आपको इसका कंपैरिजन कर देना है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, समय पूछ लिया। अभी वेग का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल टू QET अपॉन m, और आपको बोल दिया कि भाई वेग क्या है यहाँ पर, प्रकाश के वेग का 1/10 गुना, तो c/10 इसको लिख दिया। Q दिया हुआ है, E दिया हुआ है, M दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, M पता है आपको, C पता है, 3 × 10⁸ t निकाल देना है।
तो सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन दे दिया कि भाई दो प्रोटॉन है एक दूसरे से इतनी दूरी पर है, प्रतिकर्षित करते हैं तो अत्यधिक दूरी पर प्रत्येक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर वापस से बच्चों वही कॉन्सेप्ट कि गतिज ऊर्जा क्या हो गई, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य हो गई। दो प्रोटॉन है इतनी दूरी पर है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, U इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R, इस वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगी। यहाँ पर एक कण A पर एक आवेश प्लस Q व B पर आवेश प्लस 4Q, प्रत्येक का द्रव्यमान m, यदि इन्हें विराम अवस्था से समान विभवांतर द्वारा गिराया जाए तो इनकी चालों का अनुपात VA VB होगा। ये बोल दिया बच्चों यहाँ पर कि भाई इस तरीके से ये कोई समान विद्युत क्षेत्र था, ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इनको ये कह रहा है कि प्रत्येक को विराम स्थिति से गिराया जाता है, मतलब U की वैल्यू बोल दी यहाँ पर 0 और दोनों के आवेश बोल दिए हमें प्लस Q प्लस 4Q। विभवांतर के मान बच्चों यहाँ पर समान है, तो विभवांतर के मान V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा E इंटू डी, गिराया जाता है तो इनकी चालों का अनुपात VA अपॉन VB बताना है। तो देखो बच्चों VA इज इक्वल टू, अभी पीछे आपको फॉर्मूला याद हो तो हमने बात करी थी QET अपॉन M, वेग था V इज इक्वल टू QET अपॉन M और E इज इक्वल टू यहां से रखा मैंने V अपॉन डी, V अपॉन डी, ठीक है। तो E की जगह मैंने V अपॉन डी रखा, तो देखो बच्चों V इज इक्वल टू क्या आ गया QVT अपॉन M इंटू डी, M इंटू डी। तो देखो बच्चों प्लस Q और ये विभवांतर का मान समान है तो इनकी चालों का अनुपात पूछा है हमें, तो विभवांतर का मान V की वैल्यू सेम है, आवेश क्या बोल दिए यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ पर Q के, V प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ पर Q के। तो V प्रोपोर्शनल Q, जिसका आवेश ज्यादा होगा उसका वेग ज्यादा होगा, तो Q टू Q, प्रत्येक का द्रव्यमान M दे ही दिया, तो बच्चों प्रत्येक का द्रव्यमान M दिया हुआ है यहाँ पर, Q दे ही दिया, T अच्छा विराम अवस्था से छोड़ा है, अच्छा एक चीज और, विराम स्थिति से छोड़ा है बच्चों, ये दूरी बोल दी D, विराम स्थिति से छोड़ा है यहाँ पर, तो देखो प्रारंभिक वेग 0 हो ही है तो हम दूरी निकाल देंगे यहाँ पर D इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर, यहां से ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया पहले वाले के लिए, तो बोल दिया D, दूरी सेम ही चल रहा है, D इज इक्वल टू हाफ A T1 स्क्वायर, और तो T1 की वैल्यू हमने यहां पर रखी बच्चों, T1 इज इक्वल टू 2D अपॉन A का रूट, और ऐसे ही T2 बन जाएगा यहां पर, तो T2 के लिए हम बोल देंगे 2D अपॉन A, समान विभवांतर द्वारा गिराए जा रहे हैं। यहां से अपन ने रिलेशन बोल दिया समान विभवांतर द्वारा गिराए जा रहे हैं, तो VA अपॉन VB, अच्छा ये गतिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से हो गया बच्चों सीधा। यहां से आप कह सकते हो ये भी कॉन्सेप्ट अपन रखते हैं, तो यहाँ पर ये Q जो है वो रूट में आ जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा Q K इज इक्वल टू हाफ MV स्क्वायर इज इक्वल टू QV, या हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू रूट Q, तो रूट Q मतलब 1/2, यहां से आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। चलिए बच्चों इसी तरीके से ये आवेशित चालक पर लगने वाले बल की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर, कि कोई आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक पर बल किस तरीके से कार्य करता है। तो मान लिया हमने कि भाई ये कोई आवेशित चालक था जिस पर संपूर्ण पृष्ठ पर कोई धनावेश का वितरण था, और यहां पर मैंने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, एक भाग ये इतना ले लिया और बाकी भाग ये बचा हुआ ले लिया। तो किसी एक के आवेश के कारण से दूसरे पर कितना बल लगता है, तो बच्चों चालक है तो उसके अंदर तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी 0। अब अगर मैं बाहर स्थित किसी बिंदु, इस वाले बिंदु पर मैं बात करता हूं, तो ये धनावेश है, इस वाले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, और ये धनावेश है इसके कारण से अंदर। तो बच्चों अंदर के लिए तो देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र 0, इसका मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इस छोटे वाले भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र है ये बराबर है बड़े वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र के, तो E1 इज इक्वल टू E2। लेकिन बाहर स्थित किसी भी बिंदु पर मैं बात करता हूं तो देखो ये भी धनावेश, इसके लिए भी बाहर, ये भी धनावेश, इसके लिए भी बाहर, तो बाहर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी E1 प्लस E2, और किसी भी चालक के लिए उसके पृष्ठ पर बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। E1 E2 को हमने बराबर बोल दिया, तो या तो E1 हो चाहे E2 हो, प्रत्येक भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर आपको दाब भी पूछा जा सकता है,
तो बच्चों दाब पूछ ले तो दाब क्या हो गया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अभी अपन ने एफ की बात करी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। यहां से ये बोल दिया सिग्मा इज इक्वल टू बच्चों में क्यू ए बोल दूं यहां पर, तो यहां से आप क्यू ए के पदों में भी इसको बोल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हो गया। आवेशित बुलबुले का संतुलन, आवेशित साबुन का बुलबुला है, इसके संतुलन की बात करते हैं तो बच्चों इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लो कि भाई ये आपका कोई बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है, तो साबुन के बुलबुले में दो तरीके से यहाँ पर दाब लगता है। एक तो अंदर से बाहर ये फैलेगा, जैसे इसको आवेशित किया जाएगा तो ये तब तक फैलता है जब तक इस पर बाहर से लगने वाला जो दाब है वो इसको संतुलित नहीं कर देता। इसका मतलब P अंदर, अंदर से जो दाब लग रहा है वो बराबर होगा बाहर वाले दाब प्लस 40 अपॉन आर पृष्ठ तनाव के कारण से माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आवेश के कारण से जो लगने वाला दाब है उसके। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तब तक ये दाब आधिक्य तब तक बराबर होगा जब तक अंदर वाला दाब बराबर होगा बाहर वाले के, मतलब दाब आधिक्य की वैल्यू बराबर होगी 0। तो अगर इस स्थिति में दाब आधिक्य 0 हो गया तो ये होती है इसकी संतुलन स्थिति। इससे अधिक यदि इसको आवेश दे दिया जाएगा तो जो बुलबुला है ये फट जाएगा और अब ये संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि आवेश के कारण से लगने वाला जो दाब है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण से लगने वाले दाब के। मतलब साबुन की बात हो रही है तो साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ, इसलिए 40 अपॉन आर हो गया, बराबर ही हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इस वाले फॉर्मूले से चाहे तो आपको त्रिज्या पूछ ले, चाहे आपको पृष्ठ तनाव पूछ ले, चाहे आपको घनत्व पूछ ले, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों साबुन के बुलबुले के लिए। चलो बच्चों नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। सो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में अपन ने बात करी किस तरीके से उदासीन बिंदु प्राप्त करते हैं, किस तरीके से संतुलन स्थितियां देखते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए, और कैसे विभव की वैल्यू हम 0 कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद में हमने कुछ और केसेस देखे जहां पर हमने आवेशित कण की गति देखी विद्युत क्षेत्र में। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे और गाउस लॉ की बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट बच्चों किसी भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन से रिलेटेड हो तो यू कैन इजीली रीच अस। थैंक यू।